अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर। जवेद साहब, आपको वैसे मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए कि मेरा शहर जलालपुर पीरवाला इस वक्त दो दरियाओं की वजह से सैलाब की ज़द में है। एक तो जो उसका सतलुज की तरफ से पानी आता है मशरिक़ की जानिब से, वहाँ पूरा सैलाब और सारे गांव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दूसरी जानिब चनाब में बहाव भी बढ़ रहा है और चनाब का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो चनाब वाली साइड से भी सैलाब जलालपुर को टच कर चुका है। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और लाखों की तादाद में तहसील सुजाबाद के और जलालपुर के लोग जो हैं वो अपने गांव और घर बार छोड़ चुके हैं। मुल्तान की सूरत हाल भी खतरनाक है, तो मुल्तान से ही मैंने अपने रिपोर्टर को लिया। मजहर साहब हमारे साथ हैं। मजहर भाई, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पे, और ये जो बार बार कहा जा रहा था कि हेड मोहम्मद वाला बंद तोड़ दिया जाएगा, उसका खतरा है, तो अब वहाँ क्या सूरत हाल है उसकी? जी, इस वक्त मुल्तान में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है। लेकिन ये जो हेड मोहम्मद वाला, ये 6 से 7 लाख तक क्यूसेक बर्दाश्त कर सकता है। अगर 6 से 7 लाख क्यूसेक का रेला भी गुजरेगा तो हेड मोहम्मद वाला रोड को शायद ना तोड़ना पड़े। इस वक्त 4.5 लाख पे है रेला, तो सिचुएशन कंट्रोल में है। इतनी खतरनाक सूरत हाल नहीं है, इसलिए अभी तक इस बांध को नहीं तोड़ा गया, लेकिन इसकी तैयारी मुकम्मल है। किसी वक्त भी सतह बुलंद होगी, जब खतरे तक पहुंचेगी तो इस रोड को तब इसको तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, जब ये बताइए कि जो बाकी देहात है मुल्तान जो चनाब के ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं और वहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्या मसाइल हैं लोगों के? अच्छा, ये जो फ्लड एरिया है जिसको बेट का इलाका कहते हैं, यहाँ पे तकरीबन आबादी है 3 लाख। तो इन 3 लाख में ज्यादा जो आबादी है ये बस्ती मोहम्मदपुर कोटा है, हेड मोहम्मद वाला है, झोंक वैंस है, शेरशाह, बंद बोसन और भगवानपुर। ये इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं, इधर आबादी भी ज्यादा थी। तो चूंकि यहाँ पे पानी का बहाव बड़ा सुस्त है, पहले माहिरीन का ख्याल था कि जो बड़ा सैलाबी रेला है ये हफ्ते की शाम को मुल्तान पहुंच जाएगा, लेकिन इसका भाव चूंकि बहुत सुस्त था, ये हफ्ते की बजाय इतवार का दिन भी गुजर गया, पीर भी गुजर गया, ये मंगल को पहुंचा यहाँ पे रेला जो है ना। तो इतने दिन मिलने की वजह से लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया था। ज्यादातर लोग अपनी मदद आप के तहत निकले हैं, कुछ पुलिस ने मजबूर किया इन लोगों को निकालने के लिए। तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ से निकलकर महफूज मकामात पर चले गए हैं। जिला इंतजामिया ने इन लोगों के लिए खैमा बस्तियां भी कायम की हैं। तकरीबन 3 खैमा बस्तियां जिला मुल्तान में कायम है, फ्लड रिलीफ कैंप बने हुए हैं, जहां पर तकरीबन 8,000 लोग क्या हैं। इन लोगों को खाना भी दिया जा रहा है जिला इंतजामिया की जानिब से, और उनके जानवर हैं उनके लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है। क्योंकि जो आबादी इसके अंदर है वो 3 लाख लोगों की है जो वहां से इनखला हुआ है। 3 लाख मुमकिन नहीं है कि जिला इंतजामिया उनको कहीं पनाह दे सके या उनके लिए खैमा बस्तियां बना सके। तो ये 3 लाख लोग हैं, ज्यादातर के अपने पक्के मकान आते शहरों के अंदर या फ्लड एरिया से बाहर भी इनके रिहायश गाहें हैं। तो ज्यादातर लोग अपनी मतलब आपके तहत बाहर मुंतकिल हुए हैं और इस वक्त महफूज है वो। अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हैं कि मुल्तान में इंतजाम आपको काफी बेहतर लग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, इंतजाम बेहतर है, क्योंकि यहाँ से 2010 में भी सैलाब आया था, एक बड़ा सैलाब था, 2014 में भी आया था, वो तकरीबन 7-8 लाख क्यूसेक का था। तो लोग यहाँ पे क्योंकि सैलाब आते रहता है, लोग आती हैं, उनको पता है कि जब सैलाब आना तो किस तरह उन्होंने यहाँ से इलाका खाली करके अपने महफूज मकामात पर चले जाना है। तो क्योंकि ये जो 4.5 लाख का रेला है, कोई मुल्तान के लिए एक सूरत हाल खतरनाक नहीं है, ये एक नॉर्मल सूरत हाल है। अच्छा, कुछ एरियाज को खाली भी कराया गया ना, जैसे अगर आप शेरशाह से आगे खानपुर की साइड पे जाएं तो वो इसलिए कराया गया कि उनको लगता है कि पानी बढ़ भी सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से पानी को छोड़ा जाएगा तो पानी का रेला 7, 8, 9 लाख क्यूसेक चला जाएगा। जिन 2 सैलाबों का आप हवाला दे रहे हैं तब तो पानी 6, 6.5 लाख क्यूसेक से नीचे रहा है ना, तो अब से उससे बड़े दर्जे का सैलाब आने की तवक्को की जा रही है। तो इंतजामात आपको उस लेवल के नजर आ रहे हैं जिला इंतजामिया के मुल्तान के अंदर? लेकिन जिला इंतजाम में जितनी बरसात उसके मुताबिक वो इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इंतजाम में लोग जो सेल्फ जो खुद कर रहे हैं ना, खुद अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अपनी मतलब आपके तहत निकल रहे हैं। जिला इंतजाम पर इतने वसाइल नहीं है कोई इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वहां से निकाल सके। बस जिला इंतजाम ये करते हैं, उन लोगों से जाके उनको बताती है कि यहाँ पे पानी आने वाला है, खतरा है, तो लोग इलाका छोड़ दें। दिल्ली मुमकिन नहीं है कितने लोगों को वो किसी खैमा बस्ते में ठहरा सके, पनाह दे सके, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। आखिरी कमेंट मतलब भाई कर दीजिएगा कि जो तवक्को की जा रही है कि बड़ा रेला आ सकता है जिसके लिए हेड मोहम्मद वाला के बंद को तोड़ने की बात भी की जा रही है, तो उससे निपटने के लिए कोई इंतजाम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आ रहे हैं या नहीं?
इसमें थोड़ी सी जो नाज़रीन के लिए समझने वाली बात है, जब हेड मोहम्मद वाला रोड को तोड़ने की बात करते हैं तो इसको तोड़ने से किसी इजाफी इलाके की तरफ पानी नहीं जाता। ये हेड मोहम्मद वाला रोड दरिया की हदूद के अंदर है, उस फ्लड एरिया के अंदर है। इसको तोड़ने का मकसद ये होता है कि जो हेड मोहम्मद वाला पुल है वहां से पानी का बहाव कम हो जाता है। तो इस बहाव को बढ़ाने के लिए जब इस रोड को तोड़ते हैं तो ये उसी फ्लड एरिया का हिस्सा ही होता है, तो उसी तरफ ही ट्रैवल कर रहा होता है। इससे कोई इजाफी नुकसान नहीं होता इस बंद को तोड़ने से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, तुम बार 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 मकामी इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात का जिक्र कर रहे थे और वो बेचारा तुम्हें इशारों किनायों में रिपीटेडली ये कहता चला गया कि जी लोग इंतज़ामिया पर इन्हिसार नहीं कर सकते, और चूँकि उन्हें अंदाज़ा है और उन्होंने कहा कि इनमें से अक्सर लोग जिनके यहाँ पर अपने डेरे वेरे थे तो इनके शहरों में भी कुछ ठिकाने हैं, तो इन्होंने अपने तौर पर जो है इंतज़ामात कर लिए हैं। अब आप उस बेचारे को ये मजबूर कर रहे हैं कि वो किसी तरह आपको ये बताएं कि इतनी अच्छी इंतज़ामिया है कि उसने 3 लाख लोगों का बंदोबस्त कर लिया। और ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी के सिलसिले में आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जो मोहब्बत आज ब्यूरोक्रेसी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जय्यद रहनुमा हमारे हमसाए रावलपिंडी से जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने दिखाई है, अश अश कर उठे। अच्छा जी, देखिए ये भी अब तंजिया कह रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं, उन्होंने मोहब्बत में कमी नहीं आने दी। अच्छा, वो कैसे जी? नहीं, देखिए बात सुनिए, ये मोहब्बत की इंतहा है। एक साहब होते हैं ख्वाजा आसिफ, जिनको ये शर्फ हासिल है कि वो शहबाज शरीफ साहब के नहीं, नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। उसके बाद उनके वालिद साहब का ताल्लुक ख्वाजा सफ्दर मरहूम का इस खानदान से और बड़े मियाँ साहब से बहुत ज्यादा था। और जब ख्वाजा साहब का इंतकाल हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने इनकी बैंक से नौकरी छुड़वाकर इनको कहा कि आप सेनेटर बने, और उस वक्त से जब भी नवाज हुकूमत आई है तो ये किसी न किसी अहम होते पर फायज रहे। ये दुरुस्त है सर? अच्छा, आखिरी मर्तबा जब नवाज हुकूमत गई, जनरल बाजवा के साथ मसला हुआ, तो उस मसले के हल के लिए जिस शख्स ने वचोले का किरदार अदा किया उसमें भी ख्वाजा आसिफ साहब तो वही थे। वही फिर वो लेकर मुस्लिम लीग वालों को गए थे गल विचो NEC के जी 3 साल दो तो मियाँ साहब ने लंदन ले जाओ। हनीफ अब्बासी का जिक्र करते करते ख्वाजा आसिफ पर क्यों जा रहे हैं? मुझे जाना जरूरी है। वो कैसे? जब तक मैं ख्वाजा आसिफ साहब का तस्करा न करूं तो फिर हनीफ अब्बासी साहब की मोहब्बत हनीफ अब्बासी साहब की पूरी तकरीर सुनी भी है, पढ़ी भी है, उसमें तो ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ही नहीं दिया। तो ये बयान जो है ये मैंने नहीं दिया था कि जी जो मौजूदा निज़ाम है ये हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम अच्छा होता है, ये भी कहा था वैसे मौसूफ ने, ठीक है ना, ये कहा था ख्वाजा आसिफ ने। इसी तरह ये ब्यूरोक्रेसी पर जो तनकीद है ये ख्वाजा साहब ने अभी नहीं फरमाई है। ये तनकीद इन्होंने अब से चंद दिन कबल इनके शहर के ADC थे, ADCR इकबाल संगेड़ा साहब शायद, उन पर कुछ इल्ज़ामात लगे। तो उन इल्ज़ामात को लोग तो ये कहते हैं कि जी वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन उन्होंने खूब ब्यूरोक्रेसी को रगेदा था। उसके बाद इनकी फिर मरी में मुलाकात हुई बड़े मियाँ साहब से, ठंडा ठंडा किया गया और वो तस्वीर भी आई कि जी सब काम ठीक हो गया कि मेरी बेटियों जैसी हैं मरियम। उसके बाद क्या हुआ कि ये अभी हालिया सैलाब में अब सियालकोट में अपने हलके में घूम रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक कंपनी का नाम लिया जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इन्होंने कहा कि इस कंपनी ये जो ठेकेदार है इसने 2 नंबर का काम किया है और इनके साथ ब्यूरोक्रेसी भी मिली हुई है, और इसी कंपनी ने अपने असर रसूख की वजह से अपने एक अहम कारिंदे को, यानी शेयर होल्डर को जो भी है, वो सेनेटर भी मुंतखब करवा रखा है। तो अब तो हमारे यहाँ सियासी जमातें रही नहीं, लोग जो हैं वो पैसे वैसे देकर सेनेटर बन जाते हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने क्योंकि हकाइक बयान किए ना, फोटो भी लगाया, वो डेंट नहीं, तो ये हकायक जब उन्होंने बयान किए तो उस
پہ میرا بھائی حنیف عباسی جوش میں آیا. اور بائی دا وے حنیف عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ساری زندگی ایز طالب علم پہلے وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے, اس کے بعد پھر وہ جماعت اسلامی میں چلے گئے, اور یہ وایا جماعت اسلامی پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں فرق ہے. دیکھو نا خواجہ آصف تو پہلے دن سے 90 کی دہائی سے جگر جان انہوں نے جماعت ایک تبدیل کر دی. ٹھیک ہے, نہیں میں نے تو سچائی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نظام اتنا ہی برا ہے جس میں بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے تو آپ 40 سال سے اس کا حصہ کیوں ہیں؟ خواجہ آصف کو خواجہ آصف کو نام لینا ضروری تو نہیں ہوتا نا. ہیلو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو بات یہ درست ہے کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو راولپنڈی میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے تھے اس کے نگہبان, اس کے نگران جو ہیں وہ حنیف عباسی صاحب تھے. یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی نا رپورٹنگ میں کمی چھوڑ دی ہے. آپ نے رپورٹ کرتے ہوئے سارے وہ صحافتی آداب پورے کیے ہیں کہ آپ نے ڈاکخانہ ملا کے آڈینس کو سمجھایا ہے کہ یاد رکھنا خواجہ آصف کا تعلق بڑے میاں صاحب سے. تو آپ نے حنیف عباسی صاحب والا ڈاکخانہ نہیں بتایا, وہ آپ بتانے لگے ہیں آپ کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اتنے کلوز ہیں کہ وہ گھر بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں گھر نہیں بیٹھو, ادھر آؤ, میٹرو تم نے بنانی ہے. پھر جب وزیر اعظم پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا ہے اور میں نے کسی کانٹریکٹر پر الزام نہیں لگایا. ٹھیک ہے نا, میں ذمہ دار ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر. تو اگر آپ کے شہر میں جو ہے زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے تو مسٹر خواجہ آصف یو آر ریسپانسبل فار اٹ. نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مقصد صرف بیانات دینا ہے اور ریٹنگ لینا ہے تو حکومت چھوڑ دینا ہی بہتر خواجہ آصف کے لیے. اب یہ خواجہ محمد حنیف عباسی اپنے طور پر یہ پیغام دے ہی نہیں سکتا. کس نے دلوایا یہ پیغام؟ پتہ نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں آپ نے کہا منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. وہ کون؟ ایک آغا اشر کاشمیری نے کہا تھا. مجھے کیا پتا بھائی, مجھے پتا ہو میں بتا دوں, میں نام لے لوں, میں کیوں گھبراؤں. لیکن سیدھا سادہ پیغام دیا ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی اپنی عزت اسی میں ہے. داڑھ بڑھ جا نہیں, ان کو وزارت دفاع سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہیں, خواجہ آصف کو ویسے بھی دیکھو یہ کیسا وزیر دفاع ہے. کیسا وزیر دفاع کیا؟ ارے پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر کون ہے؟ کیا نام ہے اس ملک کا؟ چائنا. ابھی حالیہ جنگ میں چائنا ہم نے جو اتنی بہترین کارکردگی دکھائی, چائنا. تو کیا پاکستان کے وزیر دفاع کو وزیر اعظم کے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہیے تھا؟ اسد چوہدری صاحب گئے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ نہیں گئے, اسی لیے تو کل تقریر کر رہے تھے. سیلابی اور ان کے حلقے میں سیلاب آیا ہوا. شہباز صاحب کے تو ملک میں آیا ہوا ہے, ان کے تو حلقے میں آیا ہوا ہے. چھوڑا کرو نا بات. بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی وزیر دفاع بنا دیے گئے ہیں جیسے پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے کھڈے, اس ملک میں جس کو کھڈے لائن لگانا ہوتا ہے اس کو وزیر دفاع بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا بات آپ کا؟ تھوڑی دیر کے لیے جس کو تھوڑی سی وزارت دفاع انجوائے کسی نے کروائی ہے نا حالیہ تاریخ, آپ دبے لفظوں میں یہ کہ حالیہ تاریخ میں سن لو. ویسے تو ضیاء الحق کے بھی وزیر دفاع تھے, میر علی احمد طاہرپور. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے بھی وزیر دفاع تھے. ٹھیک ہے, تو کس کو ٹھیک ہے نا. موج کرائی. اس کے بعد کسی نے اگر موج کی ہے تو وہ مرحوم تھے چودھری احمد مختار صاحب, گجرات والے. تو کہا یار شرف صاحب کا زمانہ میں نے ان سے نہیں آصف علی زرداری لگایا تھا 2008 کے بعد. ٹھیک ہے, وہ ایک مرتبہ امریکہ کے دورے پہ گئے, وزارت دفاع کی پینٹاگون سے ملاقات تھی. اچھا, تو میں گیا, میں کہا چوہدری صاحب میرے ساتھ, ان کی مرحوم کی کافی بے تکلفی تھی. آپ بھی ساتھ گئے امریکہ؟ اور نہیں یار, میں جب وہ واپس آئے تو میں ان کے چیمبر میں اسمبلی کی میں رپورٹنگ جو کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ چوہدری صاحب پھر کیسا رہا تھا دورہ امریکہ؟ میں سمجھا کوئی خبر شبر. تو کہہ لگے گل کر رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کا میں ذرا بات کر لوں. وہ جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے نا کام والے, انہوں سب کو نکال کے تو دروازہ بند کر دیا. کہنے لگے بڑا مزہ آیا جی. کی مزہ آیا؟ کے اندر زندگی پہلی باری سکوٹ پہ آج لے پینٹاگون نال بجے بجے بڑا مزہ آیا. ہوں آج جی حکومت ختم ہو جائے, مزہ وزارت دفاع مزہ آ گیا. تو وہ عیاشی کروائی. اب یہ کہ پرویز خٹک وزیر دفاع تھے, تو عمران خان صاحب جب گئے تھے سیلفیاں بنوا رہے تھے وہ ملائنا کے ساتھ, اور وہ ٹرمپ ملنا دونوں کے ساتھ, تو پرویز خٹک نہیں ساتھ گئے تھے.
कौन गया था? जनरल बाजवा। हाँ उस दौरे में नहीं थे। समझ गए ना बात को? तो ये इस अच्छा आप वजारे दिफा के पास और भी बहुत से लोग गए थे, जुल्फी बुखारी वगैरह भी थे उसमें, ये नहीं थे। अच्छा मुझे ये बताया ना कि ये जो आपने ये यार फिर वही बात है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ये वजीर दिफा का आजकल मतलब ये है कि आपको वजारत दिफा देना जो है वो खुडे लाइन लगाना है। मैं देखे ना आप, मैं इसलिए बार बार इस पे नहीं आ रहा। कल को उन्होंने आपको कहना है कि यार तुम नुसरत मेरे लड़की की तई, आप बार बार तो उससे बेहतर ये है आप उनको कह रहे कि हैं अब आप ये चाह रहे हैं कि सारी जिंदगी नहीं सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नवाज की नजर करके, और हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि आपकी और नवाज शरीफ साहब की क्या मोहब्बतें हैं। मैं यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। आपने पहले नवाज शरीफ को खुडे लाइन लगाया, अब आप कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं वो शहबाज कबीना में खुडे लाइन लगे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 10 मई की प्यारे चो खटिया कह के कि कहो जी मैं मरते दम तक मुझे दफन भी मुस्लिम लीग के कफन में किया जाए, लेकिन उससे वजारत वापस ली जाए, क्योंकि मैं कम अज कम हनीफ अब्बासी जैसे 9 वर्ष से अपनी बेइज्जती पब्लिकली नहीं करवा सकता, और मुझे ये खौफ है कि वो कर देंगे। ये ना कहें, मैं जज्बाती ना होना खाया साहब, मैं खौफ है मुझे। नहीं ये लॉरियां का काम दे चढ़ा चमका के मार दे जे तुझे नहीं आना चाहते आना। सर मैंने एक गल दसो, आपने एक जुमला कहा कि मुझे नहीं समझ नहीं आ रही कि किसने हनीफ अब्बासी को कहा कि यार फ्लोर पे खड़े होकर ये सब करो, बोलो, तो किसने कहा? मुझे नहीं समझ आ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा। वो तो वो उधर चीन में थे, उन्होंने पीछे से मैसेज कर दिया होगा कि कर दो। नहीं कोई ना कोई यानी ब्यूरोक्रेट भी तो कह सकता मरीम है। नवाज भी कह सकती हैं। अरे वजीर अच्छा वैसे जब मरीम नवाज आई है ना इधर पिंडी में मैंने उनको मरीम नवाज साहब के आसपास देखा ना मैंने अपने गुनाहगार आंखों से ऐसा देखा। करेंगी। देखिए बात सुने मेरी, अभी जब वो ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के में गई हुई थी उस वक्त उनके साथ अल्लाह की कसम मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं अगर नुसरत जावेद होता और मैंने 50 साल सहाफत को दिए होते और मैं उस कुर्सी पे बैठा होता तो मैं आज हक अदा करता, मैं बताता कि कौन है। ते वैसे लौरी है ना लोगों को चढ़ा देंगे ने, मैं पागल हूँ। बादशाह वजीर आजम का दफ्तर 2 ब्यूरोक्रेट ही चला रहे हैं। अच्छा चलो नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा वजीर आजम का दफ्तर 2 अहम तरीन ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, और उनमें से एक ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने लंबी जेल भी काटी है, उनके बड़े एहसान आते हैं। तो कीर शाह ने तो उनकी जेल बात नहीं काटी, तो और कौन? पता नहीं जिसने जेल काटी है, पता नहीं जिसने भी काटी होगी। वो चीमा- मैं वैसे एहतियातन आपको कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक बड़े चहीते कुछ यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कहा होगा अब्बासी सर साहब हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ की लड़ाई जीतेगा कौन? हनीफ अब्बासी एंड ब्यूरोक्रेट। आगे गल करो। नवाज शरीफ इस काबिल नहीं रहे कि वो इस तरह की लड़ाई में भी अपने बंदे को बचा सके। ओ भाई वो तो उनका तो रोजाना यानी कि बेइज्जती करते मैंने हुकूमत है वो गल की यार। एक बार कहता तो समझाता, पहले सगेड़ा से शुरू हुए हो, फिर ऐसी ख्वाहिश है तो कोई गल न हो, कोई हद होती है, कोई तरीका है, ये कहा जा सकता है, ऐसी कौन सी बात है। तो बेहतर यही है मेरा ख्याल है कि उस वक्त से आने से पहले ही बाजू की गली से लेकिन मुझे इसमें नवाज शरीफ साहब देखें ना, वो जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं उस कंपनी की तो नवाज शरीफ तारीफें करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने वो बनाया और बह गई सड़क सारी, वो एक जमाने में की थी ना। वो तो की तो थी ना सर। हाँ तो उस जमाने में अच्छा काम करते होंगे, अब नहीं कर रहे, या अब कम अज कम सर जी सर मैं बड़ा बेबाक सहाफी हूँ। नुसरत जावेद साहब ये फरमा रहे हैं कि कल तक नवाज शरीफ किसी काम जोगा नहीं था, अब नवाज शरीफ के जो साथ आस पास या नवाज शरीफ ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो किसी जोगा नहीं रहा। सादा उर्दू में आपने ये कहा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज थोपे जा रहे। इन्होंने मुझसे कैटेगोरिकली सवाल किया कि ये जो हुई है इसमें जीतेगा कौन। मैंने कहा जी कि हनीफ अब्बासी एंड फेलो ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस ख्वाजा आसिफ। मैंने वर्सेस नवाज शरीफ नहीं, ख्वाजा आसिफ नहीं थी, नवाज शरीफ। मैंने कहा मैं सिर्फ उस बात पे की जिम्मेदारी दूंगा जो मैंने। अरे बाबा मैं नुसरत जावेद कहूं या पब्लिक न्यूज कहूं एक ही बात है ना। तो ख्वाजा मैं जब नहीं पब्लिक न्यूज का इससे क्या ताल्लुक? एग्जांपल ये मेरे जाती हालात हैं, मेरा जाती तज्जिया है यार। ख्वाजा आसिफ का मतलब नवाज शरीफ हुआ ना, ख्वाजा आसिफ का मतलब नवाज शरीफ ग्रुप हुआ। ये तो तुम कह रहे हो, मैं क्यों कह रहा हूँ, पढ़ी लिखी बात है ये। वो कैसे? भाई आप नुसरत जावेद आखिरी कब मिले आप दोनों को?
मैं दोनों को क्यों मिलूंगा? अच्छा, मुझे भी दोनों से मिले हुए 200 साल हो गए। नहीं, नहीं, ख्वाजा साहब को मैं वो उस दिन वजीर आजम साहब की ब्रीफिंग थी, वहाँ मैं मिला था ख्वाजा साहब से। नहीं ख्वाजा साहब प्लीज इनके चक्करों में मत आइएगा, वजारत के मजे लीजिए आप, और मैं लेता हूँ ब्रेक। फिर मुझे अडियाला जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक मिनट ठहर जाओ। अडियाला तुम जरूर चले जाना, मुझे पता है आज मंगल है और मंगल के दिन तुम्हारा अडियाला के बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन मुझे याद करना पड़ेगा, कल हमने लहराया था डिप्टी कमिश्नर गुजरात की तरफ से जारी करता बकौल आपके ऑर्डर, मैंने सर्कुलर कह दिया था और आपने मुझे करेक्ट तो सही करते हुए मैंने कहा दिस इज ऑर्डर। हाँ, उसके बारे में मुझे इंतहाई बावसूख जरिए से अभी मुत्तले किया गया है कि ये नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब या वजीर आला साहिबा की मंजूरी के बगैर अपने नहीं जारी किया था। तो अपने जुरिस्डिक्शन में वो कर सकते हैं ना? हाँ। कर सकते हैं, लेकिन इत्तला ये है कि बताया गया है बड़े हलकों की तरफ से, इसका नोटिस दिया गया है और शायद इसके बारे संबंध में कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अल्लाह करे हो। मैं तो सोच यार मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मुझे पता चला है, अल्लाह करे या ना करे, हमारा कौन सा साथी। चलें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनका ये फरमाना है कि देखिए आप इस बात को हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ में जो लड़ाई हो रही है, इसको आप इस तरह क्यों नहीं देखते हैं कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बात चल रही है कि पाकिस्तान में 12 सूबे होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने गेम पलट देती है, नहीं 12 सूबे आने की लोड़ है, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करो। ये टिपिकल एक पोलिटिकल डिवर्जन हो सकती है, गुड कॉप बैड कॉप वगैरह वगैरह, तो शायद तुम्हें मिल के ना खेल रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हनीफ अब्बासी ने बदले लेने हैं कुछ लोगों की तसल्ली के लिए। और पीछे बैक पे बॉस, ठीक है, मैं कुछ लोगों की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने ये बस सैलाब में कोई भी मदद कर सकता है, सैलाब में उसूली तौर पर यस। पर अभी हिंदुस्तान की जानिब से भी इतला पाकिस्तान को कन्वे की गई है कि शायद सैलाबी रेला मजीद भाई मजीद आएगा, इसलिए कि इस वक्त हिमाचल को मेरे बाप हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भी बारिश हो रही है। कैशमेंट एरिया उत्तराखंड में भी हो रही है, उत्तराखंड में भी, नई दिल्ली में भी। तो जाहिर है कि इन बारिशों के पानी ने कहाँ जाना है, हमारी तरफ ही इसने यहाँ में आना है या पंजाब या अभी चनाब में आना है, और तो कहीं जाना नहीं। बल्कि रावी में भी हिमाचल प्रदेश से अगर डलहौजी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे से रावी का भी पानी वहाँ से आता है। तो अल्लाह खैर करे कि हम जो हैं, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि एक तरफ चलेंगे अडियाला का बता दें। अडियाला के सिलसिले में ये है कि जी आज आम तौर पर ये दिन होता है जी कि क्या होता है, आम तौर पर नहीं होता, मंगल का दिन। मैं ये भी बताएं क्यों होता है, क्योंकि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मंगल को फैमिली की मुलाकात हो, तो आज बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मुलाकात जरूर हुई है। तो हुआ क्या है वो बता दें। 2 वकला के साथ हुई है। अच्छा, 2 वकला, और उन एक तो गलबन ज़हीर अब्बास साहब थे और एक बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन भी होते हैं। लेकिन मैं इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात समझ रहा हूँ वो ये है कि 29 तारीख को खान साहब की मेडिकल कंडीशन के बारे में जो रिपोर्ट आई है उसको मैं माजरत चाहता हूँ, सैलाब की वजह से हम लोगों ने खातर तवज्जो नहीं दी है। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि, लेकिन ये जो रिपोर्ट अब डिस्कवर कर रही है, इस रिपोर्ट के बारे में मैंने इस साल की 3 मार्च को कुछ जिक्र किया था। मेरा ख्याल है कि हवाले के लिए अगर हम उस क्लिप को चला दें तो शायद आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। पटियाला जो है वो डॉक्टर गए थे, तो बानी तहरीक इंसाफ की उनके कानों में कुछ तकलीफ का बताया जा रहा है। बिटिनिटस नाम की बीमारी होती है जिसमें कानों में यूँ लगता है जैसे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। तो लेकिन चूंकि 30-40 मिनट बाद वो दवाइयाँ दे के आ गए, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ मांगता हूँ और ये सोचने में मजबूर कि शायद
हालात उनके काबू में है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी बात नहीं है थोड़े से, लेकिन वो डॉक्टर्स के साथ तो इनके ये स्पेशलिस्ट वगैरह के लिए अभी से रुजू करवा के करवाया जाए। ताकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर इस पे तो ये हर सूरत होना चाहिए एनीवे, लेकिन ये कि और ये पहली मरतबा है, तीसरी चौथी मरतबा ऐसा विजिट हुआ है जिसमें बारहा जिक्र जो है वो कानों का है। अच्छा भाई, मेरे पास जो है वो टोटल मेडिकल रिपोर्ट है जो प्राइमरीली खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन की नहीं है, बल्कि ये उस बोर्ड की बनाई हुई रिपोर्ट है ये पूरी, जो कि हुकूमत ने बोर्ड ये तश्कील दिया था। सबसे पहली बात यह है कि मुझसे गलत प्रोनाउंस हुआ, ये जो बीमारी है कानों में जो हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ आती है, इसको विटिनाइटस बोला जाता है। मैंने गालिबन क्या नाम है? टीनाइटस, ठीक है, टिनाइटस। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये बहुत, इसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी आपके नाखुशी कह लो, तो ये आपके नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके कानों में कभी कभार ऐसे महसूस होता है जैसे हेलीकॉप्टर्स मुसलसल चल रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, अपने संगीन हालात में ये आवाज़ इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है कि चंद एक ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जहां लोगों ने टिनाइटस की आवाज़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। यानी दिस इज़ मेडिकल हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और सीवियर किस्म की बीमारी, बहुत सारी। लेकिन अब मैंने कहा था उस वक्त तुम्हें कि यार ये डेवलप हो रहे हैं सिम्पटम इस बीमारी के। 29 अगस्त को जो मेडिकल बोर्ड गया है उसका ये कहना है कि जनाब अब ये क्रॉनिक हो रहा है, यानी ये जो मर्ज है ये संगीन तर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके इलाज के लिए वो दवाइयाँ और टीकों शीकों से ज़्यादा वो कहते हैं, इसके लिए ख़ास एक टर्म ये मेडिकल जो रिपोर्ट करते हैं वो है कि जी सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आप कुछ इस तरह का मामला तय करें कि वो जो मरीज है, ठीक है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जाए। जेल में सहूलतें दे दी हैं। यार जेल में कितनी भी सहूलत दोगे तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी तो ख़त्म नहीं होगी ना। आपको मुख्तलिफ नौ जो है ना स्पोर्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें दरकार है। एक आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, नफ्सियाती मदद, उसके ज़रिए आपकी काउंसलिंग हो, आपको इमोशनल सपोर्ट मिले, और उसमें फैमिलीज जो हैं वो भी स्ट्रेस और चैलेंज को कम करने में आपके इर्द गिर्द मौजूद हों। तो जेल के कमरे में तो ऐसे नहीं हो सकता ना। दूसरा ये है कि आपको सोशल सपोर्ट हो, उसमें ये है कि मरीज जो है उसका अपनी फैमिली के साथ, फैमिलीज के साथ मुसलसल राब्ता रहे और वो उसकी मदद करें कि वो नेविगेट, कि वो इस लम्हे से गुजरे, निकल जाए। यानी फैमिली सर पे खड़ी हो, उसको बातों में लगाए रखे, इंगेज करे, और ये वो। और इसके अलावा मुख्तलिफ नौ जो है ना, आपको थेरेपीज चाहिए। एंड दिस इज रिपोर्ट बाय मेडिकल बोर्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया है। सर गवर्नमेंट का बनाया वो, उन्होंने तो वो टर्म इस्तेमाल की है स्पोर्टिव मैनेजमेंट। स्पोर्टिव मैनेजमेंट सर सुन लो ना, लेकिन वो बेसिकली स्पोर्टिव मैनेजमेंट जो है वो इवेंचुअली रिकमेंडेड मैनेजमेंट, और ये सरकारी बोर्ड ने। अच्छा, अब आप बताना ये चाह रहे हैं, मतलब आप इशारे ये कर रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे, उनको एक रास्ता दिया गया था कि वो घर चले जाएं, बाहर वो अस्पताल चले गए, बाहर चले गए। नहीं, वो पहले अस्पताल गए थे, पहले घर गए थे, घर के बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया।
हाँ तो मेरा ख्याल है कि ये जब स्पोर्ट मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट को जिस तरह साइकोलॉजिकल स्पोर्ट और सोशल स्पोर्ट, अब ये मेरी तहकीक आगे बता रही है ना कि उन्होंने जो रिकमेंड किया, मैं इसको करेक्ट करूं, स्पोर्टिव मैनेजमेंट जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। वो स्पोर्टिव मैनेजमेंट की तो फिर वो एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया ना, मैं और तुम डॉक्टर तो नहीं है। उसके बाद हमें एक रिपोर्टर के तौर पर डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए ये जानने के लिए कि जी इसका मतलब क्या होता है। जब सब ये रिपोर्ट आ गई, आपने जो अपना एनालिसिस दिया वो तो वही रास्ता बता रहा है जो नवाज शरीफ वाला था ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आपने जो डिटेल मैं इस रिपोर्ट को देखते हुए मुझे ये गुमा है कि शायद बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से और शायद उनकी मिसेस को भी तिब्बी बुनियादों पर अडियाला जेल से बन्नी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बनी गाला, देखो ना बार बार यार लफ्ज आ रहा है ना, जब वो बन्नी गाला उनके घर इमरान खान साहब राजी होंगे? मेरा ख्याल है कि क्यों नहीं यार, जब फिर ये सारी रिपोर्ट जो है ये देखिए ना, ये बयान आया है, लेकिन नवाज शरीफ वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे। बनी गाला तक तो ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक एक मरतबा बन्नी गाला चले गए तो फिर बाद में दूसरे रास्ते भी निकल सकते हैं, उनको आप रूल आउट ना कीजिए। मेरी सवाल ही पैदा नहीं होता कि बनी गाला से कहीं और पाकिस्तान में ही रहेंगे तो आज ठीक है जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहकर तो तारीफ बनाएंगे। आप ऐसा करें कि इन द मीन टाइम जब उनकी जमात के बानी इतने संगीन तिब्बी मसाइल से गुजर रहे हैं, इमोशनल मसला भी है कि ना उनके बेटे आ पाए, आज उनकी बहनें भी उनसे नहीं मुलाकात कर पाई, तो उनके जो सबसे लाडले चहीते जिन्हें बहुत चाव से चेयरमैन वजीर आला बनाया गया था, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कल एक नया कट्टा खोल दिया है। इस वक्त हम इस सैलाब में ये वो मौका नहीं है। 30 सेकंड सर। लेकिन उन्होंने इस मौके पर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जी कालाबाग डैम की मैं हमायत करने को तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने, जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने कहा, जी जबकि 1985 से खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी असम्बलियाँ आती रही हैं, उन्होंने करारदादों के जरिए इसकी मुखालिफत की है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मुझे मेरे को नजर नहीं गुजरा, ये किस चक्कर में अली अमीन गंडापुर साहब? अली अमीन गंडापुर साहब फिर अब अपनी दुकान को खोल रहे हैं। इनके दो मकासद हैं। एक तो उन्होंने कालाबाग डैम की भाई हमायत अगर करनी थी सही मानों में तो ये कायदे ईवान है, तो ये अपनी असम्बली में उसकी हमायत में करारदाद मंजूर करते थे। अल्लाह खैर सल्लाह। ये तो असल में बताना चाहते थे मुस्लिम लीग वालों, तुम दो नंबरियां करते हो, तुम कालाबाग डैम के हामी नहीं, मैं हूँ। और वैसे भी ये खुद डेरा इस्माइल खान के हैं, इनको कालाबाग डैम से तो फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। कालाबाग डैम के बारे में ज्यादा शोर मचाते थे वादी पेशावर के लोग, पेशावर, मर्दान, सवाबी, अंडरस्टैंड, तो इनके लिए तो आसानी है, भी नौशहरा एज वेल। तो ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्ड खेल कर तो एक यानी तवज्जो भी दूसरी तरफ लगा दी, हिसाब भी बराबर कर दिया। अब पीपल्स पार्टी वाले तिलमिला रहे हैं, सोची समझी। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, निसार खोड़ो साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि भाई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, बाकी तमाम 3 असम्बलियाँ इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। ये वो देखना ये तो ये कहानी गंडापुर साहब को जिस तरह बना रहे हैं कि हम और मुस्लिम लीग एक हो जाएं कि गोरियां नू यानी पीपल्स पार्टी नू परां करो। वो सब जेड़ा काम मैंने दसिया गया वो तो नहीं कर रहे ना। मतलब इनको बानी तहरीक इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मुलाकात के लिए आओ और कोर्ट भी जाओ, रास्ता कोर्ट में दरखास्त दी बेचारे, लेकिन साइन करना भूल गया अटॉर्नी के, वो इत्तेफाक हो जाता है। तो मतलब वो चाहते ही नहीं ना मुलाकात करना, वो शायद इसलिए नहीं चाहते। और नुसरत जावेद साहब आज की लिस्ट में नाम लिखवा लेते यार, वो जब सहाफी नाम लिखवा लेते हैं तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो मतलब ये है वो लिखवा सकते हैं। इस मुलाकात को शायद इसलिए अवॉइड करना चाहते हैं कि इनके दुश्मनान की उड़ाई ये बात है कि अगर इनकी अडियाला जेल में अब बानी से मुलाकात हो तो शायद ये बतौर वजीर आला आखिरी मुलाकात। हाँ तो वो नहीं करना चाहते। वजारत आला सर मैं चैलेंज करता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब को, नहीं तो अगर बानी जो है वो अगर बन्नी गाला पहुंच गए या ये शर्त लिखवाएंगे। और सर नहीं ठीक है, एक ब्रेक जी।
जनाब, इस वक्त बात अच्छा, करेंगे। यहाँ 1 मिनट से ठहर जाओ, फिर बाद में तुम कहोगे जी 1 मिनट 50 मिनट 30 सेकंड ये बहरहाल बात ये है कि मेरा अपना ये गुमा था, ये ख्याल था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये चीन से होकर आए हैं तो बहुत यानी कि वो समझेंगे कि मुझे नया दोस्त मिल गया। पोस्टरिंग में तब्दीली आप देखेंगे। कभी शी चिंग से दोस्ती हो गई, उन्होंने तकरीर में कह दिया कि एलिफेंट एंड ड्रैगन इनका, क्योंकि तारीखी तौर पर चीन को ड्रैगन कहा जाता था ना, गोल्डन ड्रैगन, तो वो और एलिफेंट हाथी चूंकि एसोसिएटेड है इंडिया के साथ, हम दोनों मिलकर टैंगो करें और दुनिया को दिखा दें और वगैरह वगैरह। तो मेरा ये ख्याल है, और इनके जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने बढ़क ये लगाई कि जी शी साहब इनको कह रहे थे कि आप रुक जाएं और मेरे साथ रात का खाना खाएं। तो इन्होंने माजरत कर ली कि नहीं मेरी मीटिंग है, और इनकी मीटिंग थी एक दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने बुलाए थे माहिरीन, क्योंकि इन्होंने ये तकरीर कर रखी है लाल किले में कि इस साल के आखिर तक वो सेमी कंडक्टर बनाएंगे जिनसे वो ये चलते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ लड़ाई है ना। लड़ाई है, ठीक है। उसके बाद इनका बिहार में जहाँ पर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं वहाँ इनका खताब था। उससे पहले एक वाकया हुआ है कि नई दिल्ली में जो चीनी सफारत खाना है उसने एससीओ के बारे में प्रेस रिलीज दी है, उसमें तमाम शुरका जो कि सरबराही कॉन्फ्रेंस में थे उनका नाम लिखा गया है और उनके मुल्क का नाम लिखा गया है, लेकिन इंडिया के बारे में लिखा गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जबकि होना ये चाहिए था एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, सिर्फ दिल्ली में चाइनीज एम्बेसी नहीं सर, चाइनीज ये बल्कि एससीओ का फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उसमें अब भी नहीं। शायद इस बात को दिल पे ले लिया हो या क्या हुआ हो, या उन्होंने जो दिल्ली में मीटिंग अटेंड की है उससे उनको ये लगा हो कि दिसंबर में मैं वो नताइज नहीं दे पाऊंगा। बिहार के जलसे में को पुरजोश खिताब करने के कि अगर अमेरिका नहीं है तो खसफा ने कहा ट्रम्प ऐसी तैसी तुम्हारी, मेरे नए दोस्त ढूंढ लिए हैं, मैं रूस और चीन मिलकर ये कर देंगे। वो वहाँ बेचारे वो रोना शुरू हो गए क्योंकि उनकी वालिदा के बारे में सुना है अपोजिशन ने। अब किसने ये मैंने अभी तहकीक नहीं कर पाया, जल्दी का वाक़या है। नो जनाब, वो कह रहे हैं कि मेरी माँ को गालियाँ दिलवाई जा रही हैं जबकि वो इस दुनिया में नहीं रही, मुझे नीच कहा जा रहा है, मुझे चौहड़ का सांप कम है वगैरह वगैरह। उसके जवाब में जो है बहरहाल आजकल बिहार ही में पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी, राहुल की बहन, वो भी जरा फ्रंट फुट पे खेलती और वो भी फ्रंट फुट, उसको भी छिक्का लगाने का लूज बॉल पे शौक है। तो वो मोहतरमा ने जो जवाब दिया वो दो तकरीरें थी शायद, दोनों की सुनवा दें। उनका जो बुनियादी पैगाम है वो बहरहाल जी ये इस क्लिप के अंदर मोहतरमा जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये पहला वजीर आजम है जो बजाय आपके दुख सुनने के अपने दुख आपको सुनाने पे आ गया है, और बहुत इसने क्लास ली है, बहुत और तकाबुल किया है। बिहार में कभी बीजेपी ने कोई बहुत मार्का तो नहीं मारा, लेकिन आप इसको बहुत इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं सिलेक्शन को? हर दफा बिहार पे बड़ा फोकस हो जाता है। नहीं, बिहार जो है 9 करोड़ की एक तो आबादी है सर, और हिंदी बेल्ट का अहम तरीन सूबा है। अब इसके अंदर अभी तक असल में 10 सेकंड बराह रास्त बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला तो होता नहीं, इनकी प्रॉक्सीज हैं। एक की लल्लू प्रसाद यादव है, एक की वो लालू प्रसाद यादव। अच्छा, अब आप कहना ये चाहते हैं कि मोदी के पल्ले ओवरऑल कुछ नहीं रहा? मेरा अपना ख्याल है कि ये जिस एग्रेसिव किस्म के नौयत हैं ये अपनी मरी हुई माँ के वास्ते देकर वोट नहीं मांगे। चलो जी, मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुश्किलात बड़ी हैं तो अब अपनी मरी हुई माँ का जिक्र शुरू हो गया ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है जी, लेट्स सी जी, अपना ख्याल रखें नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।